विद्यार्थी, आइए पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये माइनर सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र की क्लास है और विभिन्न लेक्चरों के माध्यम से अभी तक जो हमने पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड 2 इकाई हमारे समाप्त हो गए हैं। आज हम ब्लैक बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यूनिट थर्ड की बात प्रारंभ करते हैं। और इकाई 3 में अगर हम देखते हैं तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? शिक्षा के साधन। अगर हम शिक्षा के साधन की बात करते हैं तो एकमात्र यही कंटेंट है, पाठ्यक्रम है जो हमें अध्ययन करना है, शिक्षा के साधन। अब विद्वानों में, शिक्षाविदों में इस पर भी मतभेद है, थोड़ा सा अलग अलग दृष्टिकोण है। अगर हम शिक्षा के साधन की बात करते हैं तो कई शिक्षाविद विद्वान इसे अलग अलग रूप में भी मानते हैं। जैसे अनेक नामों से भी जानते हैं, साधन कहिए या प्रकार कहिए या रूप कहिए या अभिकरण कहिए। अभिकरण, अनेक शिक्षाविद इन्हें भिन्न भिन्न नामों से भी पुकारते हैं कि शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के रूप फॉर्म, शिक्षा के अभिकरण। लेकिन वास्तव में देखा जाए, जब कभी हम शिक्षा के साधन की बात करते हैं तो सबसे उपयुक्त जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो शिक्षा के साधन के रूप में ही किया जाता है। और अनेक विद्वान इसे प्रकार भी कह देते हैं, रूप भी कह देते हैं, अभिकरण भी कह देते हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त शब्दावली क्या है? साधन। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा के साधन क्या है या शिक्षा के साधनों से क्या तात्पर्य है। तो आप कह सकते हैं शिक्षा के साधन वे तत्व, कारण, स्थान या संस्थाएं हैं जो बालक पर शैक्षिक रूप से प्रभाव डालते हैं। अर्थात वे संस्थाएं जो बालक की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उसके माध्यम में साधन का रूप निर्धारित करते हैं, वो सभी शिक्षा के साधन कहलाते हैं। अब शिक्षा के साधन की बात करें तो समाज में शिक्षा के कार्यों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की जाती है, वो शिक्षा के साधन के रूप में कार्य करते हैं। अगर शिक्षा के साधन की बात करते हैं तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी और ज्ञान की दृष्टि से। वो 3 साधन कौन कौन से हैं आप जानते रहिए। पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक, ठीक है, और तीसरा है औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकेतर। औपचारिकेतर, ठीक है ना, या निरौपचारिक भी कहते हैं। इसमें भी विद्वानों में तमाम मतभेद है। कोई निरौपचारिक तीसरे को कहता है तो कोई दूसरे को कहता है, इसलिए इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। तो आप इसका इंग्लिश वर्जन जानते रहिए, फॉर्मल। ठीक है ना, आप इसका इंग्लिश वर्जन जानते रहिए,
फॉर्मल, पहला इनफॉर्मल और तीसरा नॉन फॉर्मल। ठीक, आप इंग्लिश वर्जन से जानते रहेंगे तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें विद्वानों हिंदी वर्ड में मतभेद है, लेकिन जब भी आएगा कि शिक्षा के साधन तो आप जानिए फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, या कह सकते हैं हिंदी में औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिकेतर। ठीक है, अब इसी का हमें विस्तार से अध्ययन करना है और ये क्या है? शिक्षा के साधन है। ठीक है ना, शिक्षा के साधन है। ठीक, आगे हम अगर ब्लैक बोर्ड पर जो चीज़ें लिखी हैं इसको मिटा देते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं औपचारिक साधन। अब औपचारिक साधन किसे कहते हैं? और इसका सबसे जो सटीक एग्जाम्पल है वो क्या है? विद्यालय सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। औपचारिक साधन क्या है, या औपचारिक साधन कहिए या शिक्षा कहिए, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा उसे कहा जाता है जिसमें शिक्षा देने की प्रक्रिया, शिक्षा देने वाला, शिक्षा ग्रहण करने वाला, अध्ययन की विषय वस्तु, शिक्षा प्राप्त करने का स्थान, समय, उद्देश्य सब कुछ निश्चित होता है। ठीक है ना, जिसमें सब कुछ निश्चित होता है। जैसे उसका एग्जाम्पल क्या है? विद्यालय, कि विद्यालय में एक निश्चित आयु वर्ग के बच्चों का प्रवेश होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, पढ़ाने वाले शिक्षक निश्चित होते हैं, पठन पाठन करने वाले विद्यार्थी निश्चित होते हैं। ठीक है ना, और यह सब एकदम पहले से ही सुनियोजित होता है, वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है ना, या एक लाइन में अगर आप कहना चाहें कि औपचारिक शिक्षा क्या है तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षा जो शिक्षा हम शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त करते हैं, जो शिक्षा हम शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त करते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है, औपचारिक साधन कहलाती है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? स्कूल, विद्यालय। ठीक है ना, ऐसे तमाम भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि विद्यालय है, पुस्तकालय है, अजायब घर है, चित्र भवन, पुस्तकें इत्यादि। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जो कि फॉर्मल एजुकेशन के एग्जाम्पल है, और वही औपचारिक शिक्षा है। ठीक, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? विद्यालय, शिक्षण संस्थान। कोई भी विद्यालय हो, वो 10+2 का हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, कोई भी शिक्षण संस्था हो, वो फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ये आपको पता हो गया, क्लियर हो गया। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कि औपचारिक शिक्षा क्या है, इसकी विशेषताएं और गुण क्या है, तो विशेषताओं और गुण को भी आप एक एक करके लिख सकते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि औपचारिक शिक्षा क्या है। अगर आप एक लाइन में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि वह शिक्षा, जो शिक्षा हम शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त करते हैं उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है ना, और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? विद्यालय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं या औपचारिक शिक्षा के गुण क्या हैं, तो आप विभिन्न पॉइंट के माध्यम से, बिंदुओं के माध्यम से औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं अथवा गुण को बता सकते हैं। जैसे जो आपने परिभाषा जाना है उसी में एक एक लाइन करके अगर आप लिख देंगे, वही क्या है? औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हो जाएंगी। जैसे कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। जैसे
शिक्षा से बालक को क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। औपचारिक शिक्षा से बालक को क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। और कहीं न कहीं यह जो आपकी पारिवारिक शिक्षा होती है और जो बाह्य शिक्षा होती है उसको जोड़ने का कार्य करती है, ठीक। इसमें बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू का विकास सम्यक रूप से होता है फॉर्मल एजुकेशन में, ठीक। इससे व्यक्ति या बालक की आजीविका निर्वहन में तथा भावी जीवन में या भावी जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी सहायता मिलती है, ठीक है ना। बालकों में ज्ञान, अनुभव, कौशल की व्यवहार परक सीख मिलती है। अर्थात विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत, फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत हम विभिन्न रूप से बालकों का सर्वांगीण विकास करने का कार्य करते हैं। और यही क्या है, औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं या उसके गुण हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट आप समझ लिया कि शिक्षा के साधन के अंतर्गत। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, जो प्रकार है शिक्षा के साधन का, दूसरा कौन सा प्रकार है, अनौपचारिक शिक्षा। सेकंड क्या है, अनौपचारिक शिक्षा या साधन, ठीक है। अब अनौपचारिक शिक्षा क्या है, पहले हम इस बिंदु को समझते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं एक लाइन में कि अनौपचारिक शिक्षा जो शिक्षण संस्थाओं से इतर हम ज्ञान या अनुभव प्राप्त करते हैं, जो शिक्षण संस्थाओं से हटके अन्य कहीं से भी, और इसका सबसे अच्छा जो एक उदाहरण है वो क्या है, समाज, परिवार, ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है परिवार, समाज, राज्य, समाचार पत्र, खेल का मैदान। ये इसके सबसे सटीक एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता है, कुछ निश्चित नहीं होता है। जैसे फॉर्मल एजुकेशन में आपने पढ़ा और समझा, उसमें एक आयु वर्ग निश्चित है, एक स्थान निश्चित है शिक्षा प्राप्त करने का, शिक्षा देने वाले निश्चित हैं, शिक्षा ग्रहण करने वाले निश्चित हैं। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर आप कहना चाहें, बताना चाहें कि अनौपचारिक शिक्षा या साधन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि अनौपचारिक साधन पूर्णतः नमनीय एवं स्वतंत्र होते हैं। यह औपचारिक शिक्षा के ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। शिक्षा देने वाले की भूमिका कोई भी अदा कर सकता है। वो टेलीविज़न भी शिक्षा दे सकता है, ठीक है ना, इंटरनेट भी शिक्षा दे सकता है। तो ऐसे में यहाँ शिक्षा देने का जो भूमिका है कोई भी अदा कर सकता है। इसमें शिक्षा प्राप्त करने हेतु समय, स्थान, उद्देश्य इत्यादि का कोई बंधन नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें प्रवेश, योग्यता, आयु, विषयों के चयन इत्यादि का भी कोई बंधन नहीं होता है। अर्थात जो लर्नर होता है, जो विद्यार्थी होता है, वह स्वतंत्र होता है, उसकी इच्छा पर निर्भर होता है, वो जब चाहे सीख सकता है, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। अर्थात जो आपने पढ़ा है पहले लेक्चर में, जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना, एक सतत प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, समाज से प्राप्त करते हैं, अपने घर से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, अपने धर्म से प्राप्त करते हैं, राज्य से प्राप्त करते हैं, अपने साथी समूह के
युवकों से प्राप्त करते हैं, मित्र मंडली से प्राप्त करते हैं, अपने से बड़ों से प्राप्त करते हैं। और ये सारी शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा कहलाती है? इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है ना। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? समाज, कि जो शिक्षा हम समाज से प्राप्त करते हैं, ठीक। और वैसे भी एक लाइन में अगर आपको रटना नहीं है, एक लाइन में याद रखना है, तो आप कह सकते हैं कि जो औपचारिक शिक्षा के ठीक उल्टा हो, विपरीत हो। जैसे हम जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा कहाँ प्राप्त करते हैं? जो शिक्षा हम शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त करते हैं वो औपचारिक शिक्षा होती है, और जो शिक्षण संस्थाओं में नहीं प्राप्त करते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। और अनौपचारिक शिक्षा कहाँ प्राप्त करते हैं? उसका सबसे सटीक एग्जाम्पल क्या है? जो शिक्षा हम अपने परिवार से, समाज से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने मित्र मंडली से प्राप्त करते हैं, वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार इससे प्रश्न बन सकते हैं, विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा जा सकता है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए या उसके गुणों का वर्णन कीजिए। तो आप विशेषताओं के अंतर्गत कुछ बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं, वही आपकी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हो जाएंगी। जैसे 2-4 बिंदु मैं आपको बता देता हूं कि अनौपचारिक शिक्षा बालक पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। यह बालक के व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। यह शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ये कहीं न कहीं शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें व्यक्ति कुछ व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव अर्जित करता है, जिससे उसे भावी जीवन में सहायता मिलती है। इसमें बालक का सामाजिकरण होता है, ठीक है ना। इसमें बालक के कर्तव्यों एवं दायित्वों का बोध होता है। अर्थात जीवन की बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो बालक को सीखना होता है। उसके व्यवहारिक जीवन में उन अनुभवों का विशिष्ट स्थान होता है, और ये सारी शिक्षा हम कहीं न कहीं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये दूसरा साधन था। और एक जो अंतिम साधन है उसके विषय में अध्ययन करते हैं। तीसरा हमने क्या बताया था आपको? औपचारिक, अनौपचारिक या औपचारिकेतर। क्या कहते हैं? औपचारिकेतर, औपचारिकेतर। अब इसमें भी मतभेद है शिक्षाविदों में, विद्वानों में। या इसे निरौपचारिक भी कहते हैं, निरौपचारिक। इसीलिए हमने पहले ही बताया है आपको कि जब भी इस तरह के प्रश्न में कोई आपको कन्फ्यूजिंग हो तो आप इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा। शिक्षा के साधन कौन कौन से हैं? 3 साधन हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ये तीसरा क्या है? औपचारिकेतर जो है वो नॉन फॉर्मल है। अब ये क्या है? तो ये बहुत ही सरल है। जो हमने पहले 2 पढ़ लिए हैं, औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन। एक लाइन में अगर आप बताना चाहो कि औपचारिकेतर या निरौपचारिक शिक्षा या साधन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन का जो मिला जुला स्वरूप है वही क्या है? औपचारिकेतर है, यानी कि नॉन फॉर्मल है। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन का जो मिला जुला रूप है, कुछ गुण, कुछ विशेषताएं औपचारिक शिक्षा के और कुछ गुण और कुछ विशेषताएं अनौपचारिक शिक्षा के जो लिए है वही क्या है?
नॉन फॉर्मल है, ठीक है ना, वही क्या है, निरौपचारिक है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त विश्वविद्यालय या खुला विश्वविद्यालय कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें आप पूरे भारत में कहीं भी रहकर, किसी भी स्थान पर रहकर, कहीं से भी घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे बालक जानते होंगे, एकमात्र भारत में केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है इग्नू, ठीक है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। वह मुक्त विश्वविद्यालय का ही एक रूप है कि जो कि जिसकी स्थापना जो है दिल्ली में की गई है 1985 में। अब उसकी स्थापना दिल्ली में है और पूरे भारत में किसी भी राज्य का विद्यार्थी हो वो इग्नू से अध्ययन, घर बैठे इग्नू से अध्ययन कर सकता है। उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित शुल्क लिया जाता है, ठीक है ना, उसकी परीक्षाएं भी होती हैं, लेकिन इसमें आयु का बंधन नहीं है, स्थान का बंधन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, इन दोनों का जो मिला जुला रूप है वही क्या है, निरौपचारिक शिक्षा है, ठीक है ना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो इस प्रकार जिसमें दोनों का रूप स्वरूप मिला हो, कुछ बंधन भी हो, कुछ छूट भी हो। और इसमें भी जैसे BA, BSc, BCom होता है, आप इग्नू से कोई कोर्स कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, ठीक है ना, BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ कुछ बंधन भी होता है और कुछ छूट भी होता है, ठीक है ना। इस प्रकार हम औपचारिकेतर शिक्षा को समझ सकते हैं। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि औपचारिकेतर या निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या हैं। तो आप कुछ पॉइंटों को याद रखिएगा जिसे आप बता सकें। जैसे शिक्षा से वंचित वर्गों के, जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं किसी कारणवश, जैसे कोई व्यवसाय में चला जाता है, किसी के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो जो है अध्ययन कर सके, तो वो कार्य के साथ साथ, व्यवसाय के साथ साथ इन संस्थाओं से अध्ययन कर सकता है। तो यह भी इसकी एक विशेषता है। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए, शिक्षा में व्याप्त अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या के निदान के लिए, छात्रों को आत्मनिर्भर हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, बढ़ती हुई शिक्षा में लोगों की संख्या का या लोगों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है ना, इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो यही इसकी क्या है, विशेषताएं हैं या इसके गुण हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो नियमित रूप से रेगुलर जो है शिक्षा संस्थाओं में नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, ठीक है ना, मानसिक हो, लेकिन आगे चलकर वो पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे संस्थाओं के द्वारा, ऐसे विश्वविद्यालयों के द्वारा वो अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट 3 आपका जो है सिर्फ यही है कि शिक्षा के साधन क्या है। एक ही कंटेंट आपके इस यूनिट में रखा गया है और ये यूनिट आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें पढ़ना क्या है आपको, हमने सब कुछ विषय वस्तु को अच्छे ढंग से समझा दिया है। एक बार नहीं 2 बार आप देखिएगा वीडियो को, निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हमें विश्वविद्यालय में प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं कि शिक्षा के साधन क्या हैं, शिक्षा के साधनों से क्या तात्पर्य है,
शिक्षा के साधनों का वर्गीकरण कीजिए या प्रकार बताइए, तो आप 3 बता देंगे कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। फिर पूछा जाएगा कि औपचारिक क्या है या औपचारिक साधन क्या है, क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, ठीक है ना। इसी तरह तीनों पूछा जा सकता है। ठीक, ये सारा 3rd यूनिट में सिर्फ यही कंटेंट आपका दिया हुआ है और इसका आप अध्ययन अवश्य करिएगा। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा भी जा सकता है। इसमें एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा, ये मान के चलिए। और इसी के साथ यूनिट 3rd आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से पठन पाठन प्रारंभ करेंगे और वहाँ यूनिट 4th इकाई 4 से हम जो है नेक्स्ट पाठ्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।